हेलो स्टूडेंट, कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर रह गए थे तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। आपके एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन आंसर रह गए थे तो उसको आज हम लोग देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन था जो हमने आपको नहीं बताया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ था, हम क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से कि अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। जो हमारी वुडन टेबल होती है वो सॉलिड होती है। हाँ ठीक है, वुडन टेबल जो होती है वो सॉलिड होगी। तो उसका आंसर क्या है? बिकॉज वी हैव अ डिफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, rigid and cannot be compressed, and strong force of attraction between the molecules of wood। अब हमारे पास जो टेबल है वो कैसी होगी बेटा? हमारी जो टेबल होती है वो हमारी सॉलिड होती है। तो सॉलिड में हमने आपको क्या बताए थे पॉइंट? सॉलिड में थे पॉइंट हमारा कि उनका डिफिनाइट शेप होगा और क्या होगा? वॉल्यूम होगा उसका कुछ ना कुछ। दूसरा क्या है हमारे पास? रिजिड। रिजिड का मतलब है हमारा हार्ड। एंड कैन नॉट बी कंप्रेस। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। सॉलिड जो होगा आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड जो होगा यहाँ पे कंप्रेस। एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। लिक्विड होगा आसानी से कंप्रेस कर लोगे आप, लेकिन सॉलिड को इतने आसानी से नहीं कर पाओगे। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ वुड, ठीक है। अब जैसे कि मान ली यहाँ पे हमारे पास एक लकड़ी का एक वुड है, वुड समझ रहे हैं, लकड़ी का लट्ठा आप कह दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे कैसे होंगे बेटा? क्लोजली कॉम्पैक्ट होंगे, आपस में सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तभी तो हम इसको क्या कह रहे हैं? तभी तो हम इसको कह रहे हैं सॉलिड कह रहे हैं। इनके बीच में कोई स्पेस होगा नहीं होगा, जिस वजह से ये हार्ड होगा यानी कि रिजिड होगा और इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। कैन नॉट बी कंप्रेस, क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा, जिस वजह से हमारा टेबल डज नॉट फ्लो। टेबल सॉलिड है, फ्लो थोड़ी ना करेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, वी कैन इजिली मूव इन आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थिंग थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। कह रहे हैं कि हम अपना हाथ आसानी से हवा में घुमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम किसी एक सॉलिड ब्लॉक के ऊपर, कोई भी सॉलिड, मान लीजिए ये सॉलिड ब्लॉक है, कोई भी वुडन ब्लॉक है हमारा, इसके ऊपर अगर हाथ मारेंगे तो क्या ये चीज़ हमारी जो हाथ है जैसे कि हवा में यूँ चला रहे हैं, तो ये चीज़ आसानी से हम इसको परफॉर्म कर ले रहे हैं। लेकिन किसी वुड या कोई ठोस ठोस चीज़ के ऊपर या सॉलिड के ऊपर ये चीज़ अगर हम करेंगे तो क्या उसको हम ऐसा बीच से कट कर सकते हैं? क्या हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है कि हम हाथ में चला और बीच से एक हमें कोई भी यहाँ पे ऐसा ना हो कि हमारा रुक जाए, हाथ में पे पूरा कट करता हुआ चला जाए। तो देखिए आंसर में देखते हैं क्या कहता है। मॉलिक्यूल इन गैसेस आर लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड मॉलिक्यूल विच आर डेंसली पैक्ड। ये कह रहे हैं बेटा, देखिए यहाँ पे ये कहने का मतलब ये कि जो मॉलिक्यूल होते हैं बेटा गैसेस के, यहाँ पे समझिए कि हमारे पास एक डब्बा है, डब्बे के अंदर ये गैसेस के मॉलिक्यूल है। गैसेस के मॉलिक्यूल है बेटा तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे, तो वो लूजली पैक्ड होते हैं, इतने आसपास नहीं होते, वो लूजली पैक्ड होते हैं, एक इधर तो एक इधर। किसके मुकाबले? एज कंपेयर टू सॉलिड के मुकाबले, सॉलिड मॉलिक्यूल में उसमें क्या होते हैं? डेंसली पैक्ड होते हैं। डेंसली का मतलब आसपास होते हैं, जिस वजह से क्या होगा? द पार्टिकल ऑफ एयर हैव अ लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो जो हमारे एयर के पार्टिकल्स होंगे, हम यूँ हाथ चला रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स, जो हमारा स्पेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम यही चीज़ इसमें देखेंगे, वुडन ब्लॉक में देखेंगे तो यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा सॉलिड में ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू एयर के मॉलिक्यूल में। तो जिस वजह से हमें क्या चाहिए? ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव हैंड थ्रू अ सॉलिड। तो हमें सॉलिड में हाथ मारने के लिए, आप देखते नहीं है कराटे वगैरह एक्सपर्ट को, तो क्या करता है वो हाथ हम लोग जैसे हवा में यूं हिला रहे हैं, पूरा नीचे तक के जा रहा है, वैसे वो क्या करते हैं, कराटे एक्सपर्ट क्या करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर फोर्स लगाता है टू मूव इन आवर हैंड थ्रू अ सॉलिड, सॉलिड को बीच से तोड़ने के लिए। जिस वजह से हमें क्या चाहिए? जिस वजह से हमें एक सॉलिड ब्लॉक को तोड़ने के लिए कराटे एक्सपर्ट चाहिए। ये रीजन है यहाँ पे। गैसेस है, मॉलिक्यूल दूर है,
हम हाथ आसानी से चला लेंगे, सॉलिड होगा तो नहीं चला पाएंगे। इसको नोट कर लिए बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचे वो हम बता दें। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है उसमें लिखा है आपका, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। उसमें लिखा है लिक्विड जनरली हैव अ लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बस यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। इन्हें कहा है बेटा यहाँ पे कि जो लिक्विड होता है उसकी जो हमारी डेंसिटी होती है लोअर होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। और आपने देखा होगा कि जो आइस होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट होती है। आपके यहाँ अक्सर जैसे देखा होगा आपने कि मेहमान आए होंगे तो आप जब कोल्ड ड्रिंक उनके लिए लेके आते हो तो उसमें क्या होता है, आप आइस क्यूब डालते हो और आइस क्यूब क्या होता है उस कोल्ड ड्रिंक के ऊपर क्या होता है, वो तैरने लगती है, फ्लोट करती है। ऐसा क्यों होता है? आइस तो सॉलिड है लेकिन वो फ्लोट हो रही है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो हम उसका आपको रीजन बताते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमारे पास पानी है, ये वाटर है और ये आइस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये बीकर है और इस बीकर के अंदर क्या डला हुआ है, इस बीकर के अंदर डला हुआ है हमारे पास पानी है, वाटर है और ये आइस है। इसका अगर सेम अगर आप रीजन देखेंगे तो आप कहेंगे डेंसिटी की वजह से, क्योंकि आइस है, ठीक है, और ये वाटर है। एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आइस पड़ी हुई है, वाटर है। आपने कहा कि आइस की डेंसिटी जो होती है बेटा, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। आप कहेंगे सर इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसकी कम है, इसलिए आइस फ्लोट करने लगती है। ये सॉलिड तो है लेकिन आप कहेंगे सर इसकी डेंसिटी जो है हमारी वाटर की ज्यादा है। वाटर का पार्टिकल जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू आइस के अंदर। तो आप कहेंगे सर इसकी डेंसिटी आइस की कम है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, जिस वजह से आइस क्या करेगा, फ्लोट करेगा। एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आप कहेंगे यहाँ पे आइस डेंसिटी इज लेसर देन इन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि जो आइस है बेटा, इस आइस क्या है, ये आइस कैसे बनी, वाटर ही तो होगा पहले। इस वाटर को हमने क्या किया होगा, फ्रीज किया होगा, जमाया होगा, तब ये आइस बनी होगी। तो हमने कहा ये और रीजन बताइए डेंसिटी के अलावा। अगर आप डेंसिटी के अलावा और रीजन देखेंगे तो ये सॉलिड तो है। आप कहेंगे सर कि वैसे है तो सॉलिड, ये डेंसिटी हमें नहीं पता। तो आप फिर कहेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाटर क्या होता है, H2O होता है। तो आप ये जो आइस है बेटा आपके पास, आप देखेंगे यहाँ पे ये आइस में क्या है हमारे पास, ये वाटर के मॉलिक्यूल है। क्या है हमारे पास, ये वाटर के मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल देखेंगे H2O 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 है हमारे पास। ये क्या है, H2O H2O H2O। ये क्या करेगा, आपस में क्या बना लेता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, केज लाइक। केज का मतलब समझते हैं, जाल, पिंजरा जिसको बोलते हैं। ये पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। जब आइस इसमें डालेंगे तो आइस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब फ्रीज करते हैं, जमाते हैं, तो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल पहले दूर दूर होते हैं, जब आप जमाएंगे वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको अंदर क्या बना लेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ऐसा बन जाने के बाद इसके अंदर जो होगा बेटा, प्रेजेंट हो जाएगा होल। होल कह दो या आप वॉइड कह दो, एक ही चीज है। तो हमें तो लगेगा ये आइस जो थी ये सॉलिड था, इसको डूब जाना चाहिए। आप कहेंगे नहीं सर इसकी डेंसिटी कम है, इसकी ज्यादा, ठीक है मालूम है हमें, लेकिन अगर आप किसी और को बताएंगे तो ये डेंसिटी नहीं समझ पाएगा। तो आप उसको बताओगे फिर स्ट्रक्चर बना के कि नहीं इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे को वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। जब इसको हम फ्रीज करते हैं, फ्रीज होने के बाद अंदर क्या हो जाता है, खोखल हो जाता है। खोखल का मतलब होता है होल जैसे कहते हैं। हमें लग तो रहा है बाहर से ये आइस सॉलिड है, लेकिन अंदर वॉइड, अंदर कुछ होता ही नहीं, खोखला होता है, जिस वजह से ये आइस की जो डेंसिटी होती है कम हो जाती है और वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगती है। इसलिए हमारी जो लिक्विड की डेंसिटी होती है हमारी, वो हमारी लोवर्ड होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। अब हमने कहा सर ये बताइए वाई होल इज प्रेजेंट। होल प्रेजेंट क्यों हुए बेटा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ये नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव। हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव जब आपस में कंबाइन होता है तो बनाता है हमारा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कोई पूछे आपसे कि होल क्यों प्रेजेंट है यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है,
ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ये हो रहा है। या आप तो डेंसिटी वाला भी दे सकते हो एग्जाम्पल, अगर और अच्छे से बताना है तो आप क्या कहोगे, केज लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बना देना, ऐसा हो जाएगा। तब भी ना समझ में आए तो आप थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन सुनिए। मान लिए हमारे पास ऐसा, देखिए इधर देखिए, मान ली हमारे पास आइस है, ये जो हमने आइस ली है ये हमारे पास आइस है। अच्छा, आइस जो होती है हमारी फ्रीज कब होती है, कितने कितने टेम्परेचर पे होती है, आप कहेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मान लिए इस आइस को हमने कर दिया हीट, हीट का सिंबल क्या होता है, यू डेल्टा ऐसे बनाते हैं, ये हीट होता है। जब इस आइस को हमने क्या करा, ये आइस आइस कब थी, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी। फिर हमने इस हाइट आइस को थोड़ा थोड़ा हीट करना चालू करा, हीट करा तो ये आइस किस में बदल जाएगी, पानी में, वाटर में बदल जाएगी, ठीक है, वाटर में बदलेगी। आइस भैया हमारे पास आइस है, ये हमारे पास आइस है, इस आइस को हम क्या कर रहे हैं, नीचे से हीट कर रहे हैं। जैसे जैसे हीट करेंगे, पहले आइस थी 0 डिग्री पे, जैसे जैसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये वाटर में आ जाएगी। अब जब हमने हीट करा तो ये वाटर में आ गई, पहले हमारा क्या था, क्यूब के फॉर्म में था, तो यानी कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो टूटने लगे। कैसे टूटे, पहले आइस थी, जमी हुई भी थी, आपने हीट करा, अंदर के मॉलिक्यूल टूटने लगे। जैसे टूटेंगे, ब्रेक होंगे, किस में आ जाएंगे, वाटर में आ जाएंगे। जब वाटर में आएंगे तो यहाँ की जो डेंसिटी होगी बेटा क्या होगी, यहाँ पे जो डेंसिटी होगी हमारी वो कैसी होगी, पहले एकदम आपस में मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे, एकदम ज्यादा, एकदम जुड़े हुए थे। जुड़ने के बाद वहां पे क्या थे, वहां पे ज्यादा डेंसिटी थी, ठीक है, डेंसिटी वहां पे कम थी क्योंकि कम जगह पे ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे, आइस के फॉर्म में था। जब हमने उसको नीचे से हीट करा, हीट करने के बाद पानी में बन गए, जब पानी में बना तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। जब दूर दूर हो गए तो वहां पे डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीजेज हुई। जैसे ही डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीजेज हुई, हमने कहा थोड़ा सा इसको एक बार फिर से हीट कर दे, क्या कर दे, हीट कर दे। हमने वाटर को हीट करा, वाटर को जब हमने ज्यादा हीट करा, मैक्सिमम हीट करा, तो वाटर पहुंच गया हमारा, ये वाटर का था, फिर से हमने वाटर को क्या करा, हीट करा एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये याद रखिएगा कि जब भी हम वाटर को हीट करते हैं तो उसकी जो डेंसिटी होती है बेटा हमारी, वो 4 डिग्री तक के इंक्रीजेज होती है और 4 डिग्री के बाद डिक्रीजेज होती है, ठीक है। 4 डिग्री के अंदर तक के, 4 डिग्री तक के मैक्सिमम जो होती है वो हमारी इंक्रीजेज होती है और 4 डिग्री के बाद हमारी डिक्रीजेज होने चालू हो जाती है। आइस था 0 डिग्री पे, हीट करा, हीट करने के बाद वाटर, वाटर के बाद हीट करा, फिर इसके मॉलिक्यूल टूटे, डेंसिटी इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे इसके अंदर क्या हुआ, वहां पे डेंसिटी इंक्रीज का मतलब हुआ यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम था हमारा वो बढ़ा, यानी कि डेंसिटी इंक्रीज हुई, वॉल्यूम हमारा इंक्रीजेज हुआ। जैसे ही हमारा इंक्रीजेज हुआ, फिर यहाँ पे वाटर को हमने और हीट करा, जैसे ही हीट करा एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम हीट कर दिया। मैक्सिमम हीट करने के बाद अब आप एक और कंडीशन आती है यहाँ पे, जैसे ही आप हीट करोगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पहुंच जाएगा। वाटर की जो मैक्सिमम हीटिंग होती है हमारी वो 4 डिग्री तक के होती है, 4 डिग्री तक के इंक्रीजेज, 4 डिग्री के बाद डिक्रीजेज होती है। फिर हमने दोबारा फिर से हीट कर दिया। अब आप किसी एक चीज को बार बार हीट करते रहोगे तो वहां पे स्टार्ट हो जाता है बेटा थर्मल एक्सपेंशन। क्या हो जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन होने लगेगा। अब एक चीज है, आप किसी चीज को ज्यादा गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, वो भाप बन जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ज्यादा हीट कर दोगे, 4 डिग्री था, 4 डिग्री के और ऊपर कर दिया, जैसे ही आप ज्यादा हीट करोगे तो यहाँ पे डेंसिटी जो होगी बेटा क्या होगी, डिक्रीजेस हो जाएगी। तो यही तो हमने लिखा था यहाँ पे कि आइस की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो फ्लोट करता है। तो आप चाहे ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, चाहे ये भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको बेटा नोट करिए, फिर इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं, जल्दी से करिए इसको नोट। अब देखिए बेटा यहाँ पे यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हेडिंग है, आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो है बेटा यहाँ पे क्या है, कैन मैटर चेंज स्टेट। क्या कोई भी मैटर हमारा, कोई भी नहीं, यहाँ पे 3 मैटर हमने पढ़े, 3 एग्जिस्ट होते हैं मैटर के, ठीक है। तो क्या कैन मैटर चेंज स्टेट, क्या मैटर हमारे स्टेट चेंज कर सकता है। अब पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। आ सब्सटेंसेस में एग्जिस्ट, कोई भी सब्सटेंसेस वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में करता है। कौन कौन से होते हैं मैटर के 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है।
फिर क्या कहा, बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ऑल थ्री स्टेट। आप खुद बताओ, हम मैटर को चेंज, हम जो मैटर है हमारा उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को घटाए या बढ़ाए, या टेम्परेचर बढ़ाए या टेम्परेचर घटाए, या प्रेशर घटाए या टेम्परेचर बढ़ाए, कुछ भी करे तो उससे स्टेट चेंज हो सकती है। हाँ हो सकती है। तो हम पढ़ेंगे कैसे होगा। तो इसको और अच्छे से बताने के लिए हमारे पास आया है, ये तो आप नोट कर लेंगे। इन्होंने पूछा है कैन मैटर चेंज स्टेट, हाँ कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर को घटा देंगे बढ़ा देंगे तो उससे हमारा क्या होगा, वो सॉलिड होगा तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, अगर कोई लिक्विड होगा तो वो गैस में बदल जाएगा, इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है। तो अब हमने कहा कि यहाँ पे ये बताइए कि दूसरी जो हेडिंग आई है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसका, इन सारे जितने भी हमारे यहाँ पे ये स्टेट्स हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को घटाए बढ़ाएंगे तो इनके ऊपर, सॉलिड लिक्विड गैस, इन मैटर इस स्टेट्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं बेटा, हमारा पहला क्या है, ये हमने ली यहाँ पे आइस। आइस समझ रहे हैं, अभी बताया था आइस क्या होती है, सॉलिड होती है, तो सॉलिड लिख दिया। आइस को आप बेटा जब हीट करोगे तो किस में बदल जाएगी, पानी में, वाटर में। वाटर क्या होगा, लिक्विड होगा। वाटर को फिर से एक बार हीट करोगे फिर किस में बदल जाएगा, स्टीम। स्टीम यानी कि वेपर्स, यानी कि भाप। एक इसमें है, गैसेस में। तो यानी कि इससे ये पता चला, जब जब हम अगर टेम्परेचर को जब हम अगर चेंज करेंगे तो इन सारे स्टेट्स पे, सॉलिड लिक्विड गैस के ऊपर फर्क पड़ रहा है। आइस थी, सॉलिड में हीट करा पानी बन गई, पानी को और हीट करा भाप बन गई, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस का स्टेट हमारी चेंज हो रही है व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर। तो यानी कि इसका इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे। कैसे पड़ने से क्या होगा, सॉलिड क्या था बेटा हमारे पास, सॉलिड जो था हमारे पास यहाँ पे, ये याद रखिएगा, सॉलिड जो था हमारे पास क्या था, सॉलिड जो है बेटा हमारे पास बहुत ही ज्यादा एक कॉम्पैक्ट है, क्लोजली कॉम्पैक्ट है हमारे पास, क्लोजली कॉम्पैक्ट है। उसमें क्या हुआ, उसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे। अच्छा चलिए इसको और अच्छे से समझाते हैं, यहाँ हमने डायग्राम बनाया, इसको देखिए। पहले हमने यहाँ पे लिया एक, यहाँ पे आयरन स्टैंड लिया। ठीक है, आयरन स्टैंड में हमने यहाँ पे, ये आयरन स्टैंड है लोहे का, इससे हमने लगा दिया यहाँ पे, ये क्या है हमारा, ये बेटा यहाँ पे इधर लिख लिए, ये है हमारा थर्मोमीटर। क्या है, थर्मोमीटर। हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर थर्मोमीटर डाला, आयरन स्टैंड से जोड़ दिया ताकि बीकर इस थर्मोमीटर को पकड़ा रहे। फिर हमने लिया ग्लास रॉड। ग्लास रॉड क्या होता है, किसके काम आता है बेटा, स्टिर करने के। स्टिर क्या होता है सर, चलाना। हम चलाएंगे, इसके अंदर क्या डाला है, क्या चला रहे हैं सर, आइस डाली है। आइस क्या कर रहे हैं, हम चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं, नीचे से हम हीट कर रहे हैं। हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने क्या डाला, हमने बीकर में डाला यहाँ पे थर्मोमीटर डाला ताकि टेम्परेचर मेजर कर सके। फिर हमने इस बीकर के अंदर आइस डाली और नीचे से हम हीट कर रहे हैं। किससे हीट कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा है बेटा, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग बंसन बर्नर बोलते हैं। बंसन बर्नर क्या होता है, केमिस्ट्री की लैब में आप जाएंगे तो देखेंगे, वहां पे एक वो होती है कुप्पी टाइप जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा हिंदी में बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, बंसन बर्नर से हम जैसे ही हीट करेंगे, यहाँ से इसके अंदर आइस डली हुई है। फिर हमने क्या करा, इस आइस से हम रॉड को स्टिर कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो एक टाइम बाद क्या होगा बेटा, सॉलिड है हमारा आइस, तो आइस हमारी मेल्ट हो जाएगी। आइस मेल्ट होके क्या बनेगी बेटा, लिक्विड बनेगी। लिक्विड को और हीट करेंगे, लिक्विड को और हीट करेंगे तो क्या बनेगा, स्टीम बन जाएगी, भाप बन जाएगी। तो यहाँ पे ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। बहुत ही आसान सा ये एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में। बीकर लेंगे, उससे आइस होगा उस बीकर के अंदर, उसको नीचे से हीट करेंगे, आइस हमारा धीमे धीमे पिघलने लगेगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद लिक्विड बनेगा, लिक्विड के बाद क्या बनेगा, और ज्यादा हीट करेंगे तो ये बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। वही चीज को हमने यहाँ पे आपको बताया है। अब यहाँ पे क्या है, ये आइस है, सॉलिड है। सॉलिड क्या है हमारा, ये हमारा सॉलिड है मान लिए। ठीक है, ये हमारा सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास हैं, इसके मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास हैं। अब ये क्या होगा, इसमें जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, इसके मॉलिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हमने यहाँ से नीचे से हीट करा तो ये अंदर जो सॉलिड है आइस, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी पार्टिकल्स की। उससे क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगेंगे, सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगेंगे। वाइब्रेट करने के बाद क्या होगा, ये आइस था, इसने हीट, हमने हीट दी, इसने हीट एब्जॉर्ब करी।
हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करने लगेंगे। वाइब्रेट जैसे ही होने लगेंगे इसके अंदर, फिर क्या होगा, उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी तो जो मॉलिक्यूल्स बेटा पास पास थे, अब वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, वो दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, दूर दूर चले जाएंगे। और ज्यादा हीट कर दोगे बेटा आप इसको, और ज्यादा हीट कर दोगे, फिर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल जो पास पास थे वो थोड़े से और दूर गए, और ज्यादा हीट कर दोगे तो वो बेटा मॉलिक्यूल और दूर हो जाएंगे। जिस वजह से हमें इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से पता चला कि यहाँ पे हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने पे घटाने पे इफेक्ट पड़ता है। इसको नोट करिए, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको उतारिए बेटा। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा है, नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, मेल्टिंग का मतलब होता है सर जो चीज मेल्ट हो जाए। मेल्ट का मतलब यानी कि पिघल जाए। तो क्या है डेफिनेशन उसकी, द सॉलिड मेल्ट्स एट द नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर बिकम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। कह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे सॉलिड हमारा मेल्ट हो जाए, यानी कि जो सॉलिड होगा हमारा, ये जो सॉलिड होगा हमारा, जिस पॉइंट पे मेल्ट होता है सॉलिड, जिस पॉइंट में मेल्ट होता है सॉलिड एट अ नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बस आसान सी डेफिनेशन है इसकी। जिस पॉइंट पे हमारा सॉलिड मेल्ट हो जाए, हम नोट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे हमारा सॉलिड क्या हो रहा है, मेल्ट हो जाएगा, उस पॉइंट को हम बोल देंगे मेल्टिंग पॉइंट बोल देंगे। बस ऐसे यहाँ तो हो रहा था, यहाँ तो थर्मोमीटर रखा था, नीचे से आप हीट कर रहे थे, आइस पिघल रही थी, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, यहाँ पे थर्मोमीटर इसके टेम्परेचर को मेजर कर रहा था कि कितना हो रहा है। और ज्यादा हीट कर रहे थे, ये लिक्विड बन जा रहा था। लिक्विड को और हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वेपर बन जाएगा। इसी को हमने यहाँ पे भी दिखा दिया, ये सॉलिड था, फिर लिक्विड, फिर गैस। नोट करिए बेटा इसको जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे बेटा, जो नेक्स्ट हमारी जो है यहाँ पे डेफिनेशन है, यहाँ पे आई फ्यूजन। कौन सी है हमारी, फ्यूजन। आप चाहे फ्यूजन बोल दो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट बोल दो, बोथ आर सेम थिंग, एक ही चीज़ है। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं सर मेल्टिंग पॉइंट फ्यूजन में डिफरेंस, दोनों एक ही चीज़ है। फ्यूज होना, मेल्ट होना, पिघलना एक ही चीज़ है ना। तो इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट फ्यूजन। कोई हमारा सॉलिड था, उसमें हमने क्या किया, उसको मेल्ट किया, तो सॉलिड की हमारी स्टेट चेंज हो गई, किसमें, लिक्विड में हो गई, फ्यूज हो गई। उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट अभी हमने आपको बताया था, शायद नहीं बताया था, फिर भी बता दें एक बार। तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। जिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, जब हम मेल्ट करते हैं किसी भी स्टेट को, कौन सी स्टेट है, सॉलिड है, उसको हमने क्या करा, मेल्ट करा। अब वो हीट करके करिए, आपने आइस क्यूब वाला भी देखा था। अब चाहे हीट करिए, इसको हीट करके लिक्विड में बदलेगा, उसी को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन कहेंगे। यानी कि बस ऐसा समझ लिए, हमारा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, उसे कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सेम थिंग है, ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन थी है। अब देखिए दूसरी आई है यहाँ पे लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट क्या होता है बेटा, लेटेंट हीट का मतलब होता है, लेटेंट का हीट का मतलब होता है कि छुपी हुई हीट। लेटेंट हीट को आप अगर देखेंगे तो उसको हम ये भी कह सकते हैं, मैं इसको रफ कर दूं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे बता लेटेंट हीट को और अच्छे से समझिए। लेटेंट हीट का बेटा मतलब यहाँ पे क्या होता है, लेटेंट हीट का मतलब होता है हमारा हिडन, हिडन हीट, यानी कि छुपी हुई हीट, यानी कि छुपी है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेटेंट हीट को हिडन हीट कहते हैं, अगर आप नॉर्मल भाषा में आप देखेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat। नहीं समझ में आई सर, चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं कि latent heat क्या होती है। इस डेफिनेशन को छोड़िए, हम जो बता रहे हैं पहले इसको देखिए, latent heat आपको समझ में आ जाएगी। इसको मैं रख कर रहा हूँ। latent heat का मतलब बेटा ऐसा समझिए, हमारे पास कोई एक, हमारे पास मान लिए कोई हमारा वाटर था, ठीक है, वाटर हमारा था यहाँ पे, उस वाटर को हमने क्या करा,
हीट करा, उसका टेम्परेचर बढ़ाया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको जैसे हमने हीट करा, हीट करने पे क्या हुआ, यहाँ से ये हीट का सिंबल होता है, हीट करने पे जो वाटर था हमारा उसका टेम्परेचर पहुंचा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। फेस समझते हैं, फेस का मतलब होता है हमारा सॉलिड लिक्विड गैस। फेस इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है। पहले 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, हमने इसको हीट करा, वाटर पहुंच गया, टेम्परेचर उसका 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। अब ऐसे देखिए, अब यहाँ पे क्या करा, हमने लिया आइस। आइस किसते पे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ठीक है, ये क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। आइस को हमने यहाँ से हीट करा, ये हीट का सिंबल है, बार बार बता रहे हैं। तो आइस को हमने हीट करा 0 डिग्री पे, और यहाँ पे हमने हीट करते करते जैसे ही आइस को हीट करा तो ये बन गया वाटर, लेकिन फिर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहा। ये क्या हुआ सर, यहाँ पे तो 5 से 15 चेंज हो रहा है, ये वाटर था हमारा। ठीक है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आइस थी, आइस से चलिए वाटर तो बदला, लेकिन टेम्परेचर सेम हो रहा है। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, ऐसा क्यों? इसी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब भी हमारे पास फेस का मतलब समझते हैं, फेस का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, ये सब फेसेस होते हैं। जब भी हमारा फेस चेंज होता है, जब हमारा फेस चेंज होता है, यानी कि आइस से वाटर में जा रहा है, फेस चेंज हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है बेटा, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। ये आप बात अपने दिमाग में डाल लिए। जब भी कोई फेस चेंज होता है, उसको हीट करने पे और उसका टेम्परेचर सेम एज इट इज वैसे ही होता है, लेकिन फेस हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर वही है 0 डिग्री पे। तो उस कंडीशन में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट होने के बाद क्या होता है, वो जो हीट हम दे रहे हैं तो वो जा कहाँ रही है, वो सिस्टम क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर क्यों सेम है, क्योंकि फेस चेंज होने में, जब फेस चेंज होता है तब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। तो वो हीट जा कहाँ रही है, वो सिस्टम क्या कर रहा है, वो सिस्टम क्या कर रहा है, इसके अंदर जब हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पे आइस थी, तो वो सिस्टम क्या कर रहा है, वो अपने अंदर उस हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और हीट के जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़ने के लिए लगा रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि जो हीट हम दे रहे हैं वो कहीं छुप जा रही है, हिडन हो जा रही है, तभी तो लेटेंट का मतलब हिडन होता है, तो छुपे जा रही है। लेकिन एक्चुअल में वो हीट ले तो रहा है, लेकिन इसके अंदर आइस की जो मॉलिक्यूल है उसके मॉलिक्यूल को तोड़ने में लगा हुआ है। तो इसलिए हमें इसमें क्या होता है, उसकी मॉलिक्यूल को तोड़ रहा होता है। जब भी हमारा फेस चेंज होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप वाटर से वेपर कर दो, वाटर वेपर कर दो, या आइस से वाटर वेपर कर दो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, हमारा फेस तो चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर वहां पे सेम रहेगा। तो सर हीट जा कहाँ रही है, वो सिस्टम अपने अंदर एब्जॉर्ब करके आइस के अंदर ले रहा है, और आइस क्या कर रहा है, उसके मॉलिक्यूल को तोड़ने में वो हीट लग रही है, वो तोड़ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है हीट कहीं चली जा रही है, लेकिन एक्चुअल में वो इस आइस के अंदर जा रही है, और वो हीट उसको तोड़ने में, उसके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वगैरह को तोड़ने में लगा हुआ है। इसीलिए हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट क्या इन्वॉल्व होती है, लेटेंट हीट इन्वॉल्व होती है हमारी कहाँ, जहाँ, जिसको हम हिडन हीट कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा अगर हम हीट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो क्या होगा, सिस्टम अपने अंदर लेगा, ये आइस के मॉलिक्यूल जो उनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको तोड़ने में लगेगा। जितनी ज्यादा हीट करेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ज्यादा टेम्परेचर जितना हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होने लगेगी। हमें ऐसा लग रहा है कि हीट गायब हो जा रही है, लेकिन गायब नहीं हो रही है, वो क्या कर रहा है, उसके मॉलिक्यूल को तोड़ने में लग गया है। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे यही बताया, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी हम अमाउंट में हीट एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं, देते हैं, टू चेंज द 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, नोन एज लेटेंट हीट कहते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग बता दिया था, लेटेंट हीट हमने बता दिया, अब आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम इक्वल एट
टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे बहुत सिंपल सी बात है। देखिए क्या है, जब भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल क्या होता है भैया, बॉयल का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ का उबलना। अब पानी है, अब आपने भगोना लिया, पानी डाला, पानी डाल के क्या करोगे, अब उसमें उसको हीट करोगे। एक टाइम ऐसा आएगा तो वो हीट एब्जॉर्व कर रहा है, हमें लग रहा है सर हो ही नहीं है, फिर और हमने और हीट करा तो क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। तो यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा, यानी कि जो टेम्परेचर होगा हमारा वेपर प्रेशर का, जो वेपर प्रेशर बन रहे हैं उसके अंदर, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर, जो भी आप पानी उबाल ले कुछ भी करके, वो जब तक कि हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर से इक्वल नहीं होते, उसी को हम बोलते हैं, जब वो इक्वल हो जाते हैं तब उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आसान सी भाषा है। अब देखिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, कुछ छोटे छोटे हमने टर्म लिखवाए बेटा आपको, देख लिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस मेल्ट किस पे होती है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा वो देख लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होता है 273.15 कैल्विन। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 0.15 कैल्विन होती है, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। कितना लिखते हैं हम लोग लिखते हैं 273 लिखते हैं। जो हमारी टेम्परेचर होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की बेटा एसआई यूनिट होती है कैल्विन, जिसका सिंबल होता है के। जब आप कोई चीज़ हमें कैल्विन में, मान लो आप किसी चीज़ को कैल्विन में चेंज करो, मान लो आपको सेल्सियस में दिया, सेंटीग्रेड में दिया, उसको आपको चेंज करना है कैल्विन में, तो आप यहाँ पे ऐड करोगे 273। और अगर आपको कैल्विन से सेल्सियस में आना है, पहले सेल्सियस से आपको कैल्विन में जाना था तो आप ऐड कर रहे थे, अगर आपको कैल्विन से सेल्सियस में जाना तो आप क्या करोगे, -20, 273 को माइनस कर दोगे। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन अभी ऐसे आएंगे तो उसको बेटा नोट करिए जल्दी से। अब देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास आई है एक्टिविटी 1.13 आई है। 1.13 में आप देखेंगे वहाँ पे कहा है आपसे कि आप इन्वर्टेड फनल शेप ले लिए, वहाँ पे इन्वर्टेड, ये क्या है हमारा, ये हमारा है यहाँ पे इन्वर्टेड फनल है, यहाँ पे इन्वर्टेड फनल हमने लिया वहाँ पे, ठीक है। उसमें यहाँ पे ऊपर की तरफ इसकी जो मुंह होगा वहाँ पे हम कॉटन का एक, रुई का एक गुच्छा लगा देंगे, कॉटन प्लग लगा देंगे, और इन्वर्टेड फनल जो होगा हमारा उसको उल्टा कर देंगे। ये फनल कुछ ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है, कीप कितना होता है, लेकिन हम उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद इसको, ये जो आप देख रहे हैं प्लेट, इसको आप प्लेट बोलते हैं, इसलिए इसको हम इंग्लिश में, अगर वो सॉरी आपको अगर हम ये केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे तो इसको हम बोलेंगे चाइना डिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चाइना डिश। हमने इन्वर्टेड फनल लिया, इन्वर्टेड फनल क्या करा, चाइना डिश में रखा, प्लेट में रखा, और यहाँ पे कॉटन लगा दी, कॉटन प्लग, और ये इन्वर्टेड फनल हमने ये इसको उल्टा कर दिया, और इस प्लेट के अंदर हमने क्या करा, क्रश कर दिया। क्या क्रश करा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड लेंगे, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl होता है, और क्या लेंगे, कैम्फर लेंगे। कैम्फर का फॉर्मूला होता है C10H16O होता है। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बताया तो ये भी बताया। कैम्फर, कैम्फर जानते हैं क्या होता है, कैम्फर का मतलब होता है बेटा, एक तरीके से आप देखेंगे, आपने वो देखा होगा सफ़ेद, आपने आइस क्यूब वो देखे होंगे, सफ़ेद शुगर क्रिस्टल देखे होंगे बड़े बड़े, लेकिन वो थोड़े बहुत ही हल्के होते हैं। कैम्फर वैसे ही दिखता है हमारा, जिसको आप कपूर बोलते हैं, कैम्फर वही होता है, सफ़ेद रुई की तरह होता है, लेकिन वो सॉलिड थोड़ा होता है, क्यूब में शेप में होता है कैम्फर, उसका फॉर्मूला ये होता है। ये बहुत ही वैक्सी होता है, वैक्सी होता है, और जल्दी जल जाता है, जल्दी जल जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वैक्सी होता है, फ्लेमेबल होता है, फ्लेमेबल होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं कैम्फर की आती हैं। ये किससे ऑब्टेन करते हैं कैम्फर, एक खास तरीके का ट्री होता है, ये बहुत ही अलग अलग सिटी में, अलग अलग कंट्री में बहुत ही इसके पेड़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा, इसकी खेती भी होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत तरीके के होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, वैक्सी होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C10H16O होता है। इसको ऑब्टेन करते हैं इससे, ट्री से। इन्वर्टेड फनल लिया, चाइना डिश रखी, अब ये चाइना डिश जो प्लेट है इसके अंदर ये दोनों, क्या ये ले लिए चाहे आप ये ले लिए, इसको कैम्फर को उसको हमने तोड़ा, तोड़ के अंदर इसके अंदर रखा, और फनल उठा के इसके ऊपर ऐसे रख दिया। अब नीचे से हमने क्या लगा दी, आग, बंसन बर्नर जिसको बोलते हैं। ये क्या है, बीबी, बीबी का मतलब बंसन बर्नर हो गया। अब हमने बंसन बर्नर से जैसे इसको नीचे से हीट करना चालू करा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ये जो रखा है यहाँ पे, ये क्या है, कैम्फर है, ये धीमे धीमे इसमें बर्न होते होते ये जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट का मतलब है जाके इसमें, इस इन्वर्टेड फनल में चिपक जाएगा। चिपक जाने के बाद क्या होगा यहाँ पे, तो हमने देखा ये था तो हमारा, ये कैसा था, ये कैम्फर कैसा था, एक सॉलिड था हमारा,
उसको हमने क्रश करा, प्लेट में रखा, प्लेट के ऊपर हमने उल्टा करके ये रखा, नीचे से आग लगाई, यहाँ पे भी आके तो हमने यहाँ पे से रोका ताकि बाहर ना निकले, कॉटन इसीलिए लगाई थी यहाँ पे। तो ये जो देखा हमने यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, इसके साइड एज पे डिपॉजिट हो गया। तो इससे क्या हमने ऑब्जर्वेशन सीखा, धीमे धीमे हीट कर रहे हैं तो इससे ऑब्जर्व क्या किया, इससे हमने ऑब्जर्व किया अ चेंज ऑफ अ स्टेट, a change of a state directly from solid gas without changing into liquid state called sublimation। कोई हमारी चीज ये सॉलिड है, सॉलिड इसमें रखी, उसको नीचे से हीट कर रहे हैं। भैया ये बताइए, आप आइस है, आइस को हीट करोगे, पहले क्या बनेगा, पानी, फिर उसके बाद क्या बनेगा, हमारा वेपर्स बनेगा भाप में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेट हो रही है हमारी सॉलिड था, सॉलिड से डायरेक्ट ये गैस में चला गया। और जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। कोई पूछे सब्लिमेशन क्या होता है, आप कहेंगे सर जो चीज हमारे पास सॉलिड थी वो बिना लिक्विड बने किस में बन जाए, हमारा किस में बन जाए, गैसेस में बन जाए, किस में बन जाए, गैस में बन जाए, तो उसको बोलते हैं हम क्या, सब्लिमेशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए सॉलिड था, इसी को हमने दिखा रहे हैं, इसी को हमने ऐसे दिखाया, सॉलिड था, सॉलिड क्या लिया था, कैम्फर लिया था। कैसा होता है, वैक्सी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सॉलिड होता है, फ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। और फिर क्या होगा, उसको जैसे हीट करेंगे और फिर एकदम से अचानक से ये एकदम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड से पहले लिक्विड में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कंडीशन चेंज हो रही है, गैस में जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को बेटा हम कहेंगे सब्लिमेशन। ये एक्टिविटी दी हुई थी, यही बताना था आपको। कह रहे थे ऑब्जर्व करिए, इन्वर्टेड फनल शेप लिए, नीचे से धीमे धीमे हीट करिए, तो ये आपका एक होगी डेफिनेशन हो गई सब्लिमेशन की। हाँ, अगर इसका उल्टा कर देंगे आप, जैसे कि सॉलिड से गैस हुआ, अगर आप गैस से सॉलिड कर देंगे तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। अ डायरेक्ट चेंज ऑफ अ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। उसे कहेंगे डिपोजिशन कहेंगे, क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। सॉलिड से गैस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सब्लिमेशन। अब उल्टा क्या कर देंगे, गैस से सॉलिड कर देंगे तो उसे कहेंगे डिपोजिशन कहेंगे। तो बेटा इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट बता रहे आपको। अब देखिए बेटा, यहाँ पे दूसरी जो हेडिंग आई है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ, क्या है, इफेक्ट ऑफ अ चेंज ऑफ अ प्रेशर है हमारे पास। इफेक्ट ऑफ अ चेंज ऑफ अ प्रेशर में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी में 3 ऐसे क्या बने, ये क्या है, ये जो है हमारा बेटा ये है सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है। और ये जो बीच में लगा है इसको बोलते हैं पिस्टन, क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। हमने यहाँ पे 3 सिलेंडर बनाए, 3 सिलेंडर बनाए। देखिए हमें क्या पूछना है यहाँ पे कि इफेक्ट किसका होगा, यहाँ पे इफेक्ट कैसा होगा, जब हम प्रेशर को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो क्या असर पड़ेगा उस पर, ये पूछ रहा है हेडिंग में। तो हमने कहा यहाँ पे 3 सिलेंडर लेते हैं, 3 सिलेंडर में क्या करते हैं, ये ऐसा मान लिए ये गैसेस के मॉलिक्यूल है। अगर अलग अलग तरीके के हमारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि ये गैसेस में क्या है, देखिए यहाँ पे दूर दूर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, गैसेस के मॉलिक्यूल मान लिए। और ये क्या है हमारा, ये है हमारे किसके हैं, लिक्विड के हैं, किसके हैं, लिक्विड के हैं। और ये मान लिए हमारे किसके हैं, सॉलिड के हैं। ऐसा मान लेते हैं हम, अलग अलग तरीके के हमारे डिफरेंसेस होते हैं। ये गैसेस के हैं, दूर दूर मॉलिक्यूल हैं, ये क्या है, ये लिक्विड के हैं, ये हमारे सॉलिड के हैं। अब हमने क्या करा, ये पिस्टन है, पिस्टन हमने पकड़ा, यहाँ पे हमने कस के प्रेशर लगाया। जैसे ही प्रेशर लगाएंगे तो सबसे ज्यादा और सबसे कम प्रेशर किस पे लगेगा, आप खुद बताइएगा कि सबसे ज्यादा और सबसे कम प्रेशर किस पे लगेगा। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे मैं पिस्टन को दबाया तो गैसेस की जो मॉलिक्यूल थे यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है, गैसेस की मॉलिक्यूल बहुत दूर है। लिक्विड में थोड़ा सा और ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, ठीक है, लेकिन सॉलिड में ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ही पास है, ये चौक है, अब इसको हमें दबाना है किसी तरीके से, तो ज्यादा प्रेशर हम इस पे लगाएंगे ताकि ये आसानी से और बहुत दब जाए किसी तरीके से, ये पूरी तरीके से कंप्रेस हो जाए। हम चाहेंगे पूरी एकदम पाउडर में बन जाए, एकदम टूट जाए, तो उस पर ज्यादा प्रेशर लगाना होगा। तो उसने क्या लिया, पिस्टन ने उसको कस के ऊपर प्रेशर लगाया, तो इसके ऊपर क्या होगा, गैस के ऊपर कम प्रेशर लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, कम प्रेशर लगेगा। और सबसे ज्यादा जो लगेगा
इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड है। अब सॉलिड को ज्यादा प्रेस करना है, कंप्रेस करना होगा तभी टूटेगा। तो हमने यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगाया। अब एक कंडीशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि अगर हम प्रेशर ज्यादा लगाएंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे तो किसमें चेंज होगा? प्रेशर हमने ज्यादा लगाया और टेम्परेचर को कम कर देंगे, ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर को लोअर कर देंगे तो किसमें चेंज हो जाएंगे हमारे मॉलिक्यूल जो हमारे होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, इसको अभी ना देखिए, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड द रिड्यूसिंग टेम्परेचर द गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। जब किसी के ऊपर हम ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं और उसको हमने टेम्परेचर घटा दिया है तो उससे वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, कॉल्ड लिक्विफाइड। लिक्विफाई भी बोल सकते हो, लिक्विफाइड बोल दो, लिक्विफाई बोल दो, लिक्विफाइड भी होता है, लिक्विफाई भी बोल सकते हो। जब आप तब किसी बाहर से कोई एक्सटर्नल ऐसा कुछ लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो कि प्रेशर ज्यादा लगा रहे हो, टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हो, तो वो गैस हमारी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? लिक्विफाई हो जाएगी। लिक्विफाई, तभी तो हम कहते हैं यहाँ पे कि हम सॉलिड CO2 जो होता है इसको कहाँ रखते हैं? अंडर हाई प्रेशर में रखते हैं। सॉलिड CO2 क्या होता है? सॉलिड CO2 जो होता है हमारा, वो होती है हमारी ड्राई आइस। क्या होती है? ड्राई आइस ही तो होती है हमारी। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको किस में रखते हैं? हाई प्रेशर पे रखते हैं। तो नोट करिए बेटा जल्दी से इसको। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप में दिए हैं, तो चलिए हम आपके क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर दिया है कि आपको चेंज करना है। अभी हमने आपको बताया था कि केल्विन से सेल्सियस में कैसे आते हैं और सेल्सियस से केल्विन में कैसे आते हैं। यहाँ पे हमें दिया है केल्विन दिया है, ये दिया है क्वेश्चन दिया 300 केल्विन, 573 केल्विन दिया। आप इसको किस में लेने चाह रहे हैं? सेल्सियस में लेने चाह रहे हैं। बस क्या करेंगे, -273 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 573 दिया है, इसको माइनस करेंगे 273 से, आपका सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। अगर आपको इससे केल्विन में जाना है तो आप ऐड कर देंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन बेटा दिया है यहाँ पे, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है हमारी? वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है? तो वाटर की फिजिकल स्टेट यहाँ पे दी है, यहाँ पे 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 250 का मतलब क्या हुआ? कोई चीज 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो यानी कि इसका मतलब ये वो कि गैसियस स्टेट में वेपर बन गया होगा इतना ज्यादा। भैया 100 डिग्री क्या है? 100 डिग्री पे तो सिर्फ बॉयल होता है, पानी गर्म होने लगता है। अब उसके ऊपर जाएगा तो भाप बन जाएगा ना, तो गैसियस स्टेट है। तो जब पूछेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है तो आप कहेंगे गैसियस स्टेट। और 100 डिग्री क्या होता है? ये बॉइलिंग टेम्परेचर होता है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? वाटर का होता है, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं यहाँ पे कि फॉर एनी सब्सटेंसेस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज स्टेट ऑफ। तो यहाँ पे हमने कहा बिकॉज हीट एनर्जी which is supplied to change the state of a matter is used in the breaking the intermolecular force and other forces। अभी हमने आपको बताया था लेटेंट हीट के बारे में, उससे मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि हीट एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, उसको हम सप्लाई कर रहे हैं हीट एनर्जी को। वो क्या कर रही है? वो स्टेट को चेंज कर रही है, किसके? मैटर के स्टेट को। कहाँ जा रही है वो एनर्जी? जा रही है उसमें क्या कर रही है? वो ब्रेक कर रही है, किससे? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी, क्या पता और भी फोर्सेस हो। यहाँ पे आसान सा आंसर है, इसके क्वेश्चन आंसर है, आप खुद देख सकते हैं क्योंकि इतना सब तो हमने पढ़ाई दिया है आपको। बस एक बार इसको नोट कर लिएगा, इसको नोट कर लिए। फिर चौथा क्वेश्चन बेटा यहाँ पे क्या दिया है? चौथा क्वेश्चन ये दिया है कि सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैसेस। इन्होंने कहा है कि आपको बताना है कि लिक्विफाई, सजेस्ट करना है कि मेथड लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो हमने कहा, अभी हमने आपको पिस्टन वाला एग्जांपल दिया था कि जितना ज़्यादा पिस्टन आप दबाओगे, प्रेस करोगे, कंप्रेस करोगे, उतना ज़्यादा आप टेम्परेचर को रिड्यूस कर दोगे तो क्या होगा। तो हमने कहा व्हेन इनफ प्रेशर इज अप्लाइड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इनटू स्मॉल वॉल्यूम। जितना आप ज़्यादा गैसेस के ऊपर हाईली प्रेशर अप्लाइड करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? स्मॉल हो जाएगा। द पार्टिकल ऑफ गैस गेट्स सो क्लोज, पास आ जाएंगे। धीमे धीमे क्या होगा? यहाँ पे हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में हमने क्या करा, ये हमने यहाँ पे लगा दिया पिस्टन, यहाँ पे मॉलिक्यूल है,
ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल है यहाँ पे दूर दूर। इसको जितना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि ये पिस्टन यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, और यहाँ पे मॉलिक्यूल एकदम पास पास आ जाएंगे, तो वॉल्यूम स्मॉल हो जाएगा, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, एकदम क्लोज आ जाएंगे, क्लोज टुगेदर, एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग वन अनदर, और एक दूसरे से अट्रैक्ट करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, एंड टुगेदर एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग वन अनदर सफिशिएंटली टू फॉर्म लिक्विड, और किस में हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे। आसान सा आंसर है, अभी सब पढ़ा चुके हैं, नोट कर लिए बेटा जल्दी से इसको। अब देखिए यहाँ पे बेटा जो दूसरी हेडिंग है यहाँ पे हमारी, वो है हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, इवापोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, इवापोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। अब जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर हमको, या आप अपने को समझिए, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसीना निकले, पसीने को इंग्लिश में कहते हैं स्वेट भी कहते हैं, या परस्पायर भी कहते हैं, PERSPIRE भी कहते हैं। अगर आपको क्या होगा, पहले हेडिंग सुन लेते हैं, पहले हेडिंग देखते हैं फिर बताते हैं एग्जाम्पल। Evaporation is the process by which a liquid change into vapor at a temperature below the boiling point. बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, उससे नीचे का टेम्परेचर, यानी कि इवापोरेशन वो प्रोसेस होता है जो हमारा लिक्विड चेंज हो जाए वेपर में, ठीक है, जिसको भाप आप कहते हैं, वेपर में, एट अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ अ लिक्विड is called evaporation, is called evaporation, evaporation causes cooling, ठीक है, evaporation कह दिए। तो अगर जैसे कि देखिए आप लोग गर्मियों में देखते होंगे कि अभी जैसे कि मान लिए धूप निकली हुई है, आपको कपड़े सुखाना है, क्या करेंगे, छत पे जाके फैला देंगे। कपड़ा जो है उसके अंदर क्या है, कपड़ा जो आपने सुखाया, कपड़ा कैसा है, भीगा हुआ है, ठीक है, वो भीगा हुआ है, उसके अंदर पानी है, पानी है, आप डाल दोगे जाके, जैसे डालोगे तो वो क्या करेगा, वो हीट, जब उस पर जैसे सन की लाइट पड़ेगी, सन हीट जो उसमें सन होगा उसकी जैसी हीट पड़ेगी, तो उसमें से वाटर क्या होगा, एवेपोरेट हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पानी है उस कपड़े के अंदर, वो पानी क्या करेगा, अपने अगल बगल से जितनी भी सराउंडिंग में हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, वो जो लिक्विड होगा अगल बगल, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ठीक है, कपड़े सुखाने वाली रस्सी, यहाँ पे हमारे सूख रहे हैं कपड़े, यहाँ पे जब आप डालेंगे तो सन की जो रेस पड़ेंगी इसके ऊपर, तो ये जो पानी इसके अंदर होगा, ये पानी क्या करेगा कपड़े का, ये अपने अंदर अगल बगल की जो हीट होगी उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, ये वाटर किस में चेंज हो जाएगा, वाटर क्या था, लिक्विड था, ये चेंज हो जाएगा किस में, वेपर में, जिस वजह से क्या होगा, ये सूख जाएगा। आप जैसे कि पसीने में होते हो, एकदम से फैन खोलते हो, एकदम से पंखा चालू होता है, पंखे चालू होने के बाद धीमे 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 एकदम ना ठंडा हो जाते हो, पसीने में आपके पसीना निकल रहा है, और आप क्या करते हो, फैन या एसी के सामने खड़े हो, एसी के सामने खड़े होते तो और ठंडा ठंडा लगता है। क्यों, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आपके जो पसीना था वो क्या हुआ, उसने अगल बगल की आपकी जो हीट थी, उसने अगल बगल की चीज़ों की हीट को जो सराउंडिंग में थी उसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद वो किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। आप देखते हो, आप घर वगैरह पे देखते हो, जब गर्मियों की बात बता रहे हैं कि जब आप जहाँ लेटते हो, जिस रूम में, उसके ऊपर की मान ली छत खुली हुई है और उस पर रोज़ धूप पड़ती है, तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो यार इसको ठंडा करना है। अगर मान लो आपके पास फैन नहीं है या एसी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप छत के ऊपर जाओगे, आप क्या करोगे, उससे पानी डालोगे वहाँ पे, पूरी पानी को एकदम क्या कर दोगे, छत को क्या कर दोगे, पूरा पानी पानी कर दोगे, ताकि ये क्या करे, यह ठंडी हो सके और हम आराम से लेट जाए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप क्या करते हो, ये आपकी छत है, आपने छत पे जाके पानी डाला, पानी डालने से क्या हुआ, तो जो हीट थी हमारी, छत पहले क्या थी, छत ने पहले पूरी की पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर रखा था। अब जैसे ही पानी डाला तो छत ने देखा हमारे पास क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, तो वाटर ने क्या करा कि उसके पास हीट एनर्जी थी,
तो उसने वाटर ने क्या करा, उसकी जो हीट एनर्जी थी उसको पूरा का पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। देखिए लिक्विड से वेपर में बदलने के लिए क्या होना चाहिए, लिक्विड से वेपर में बदलने के लिए, भाप बदलने के लिए अगल बगल सराउंडिंग में आपके पास हीट एनर्जी होना चाहिए। अब छत पे आपने पानी डाला तो छत के पास क्या थी, छत में अंदर हीट थी। अब पानी ने देखा कि पानी को हीट एनर्जी कहीं ना कहीं से चाहिए, तो छत में जो हीट थी उसने उसको, पानी ने क्या करा, उसको एब्जॉर्ब करा। एब्जॉर्ब करने के बाद लिक्विड ने, ये पानी ने उसको क्या करा, इवेपोरेट कर दिया। इसीलिए आप देखते हो आपके घर में क्या है, घड़ा है, अर्थेन पॉट जिसको कहते हैं, अर्थेन, EARTHEN, अर्थेन पॉट, उसको घड़ा कहते हैं। घड़े में आप देखते हो पानी हमेशा ठंडा रहता है, ऐसा क्यों होता है बता सकते हैं? क्योंकि घड़े में क्या होता है, छोटे 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 यहाँ पे पोर्स होते हैं जो हमें दिखाई देते नहीं, वैसे आप अगर गौर से देखेंगे तो दिखाई देंगे, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्या होते हैं यहाँ पे, इसमें से क्या करता है, ये अगल बगल, जब उसके ऊपर धूप पड़ती, मान ली धूप में भी रखा होगा, तो ये अगल बगल क्या होगा, जो पानी होगा उसके ऊपर जो वेपर्स होंगे वो क्या करेंगे, इसके अगल बगल, भैया वेपर में बदलने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ हीट होनी चाहिए। तो घड़े के पास क्या होगा, ऊपर छोटे छोटे पोर्स होंगे, छोटे छोटे छेद होते हैं, वो अगल बगल की हीट को, सराउंडिंग में जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, वो वेपर में चले जाते हैं। ये होता है तरीका यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग जब देखते हैं, जब पानी, जब हम लोग कहीं से खेल के आते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे खेल के आ रहे होते हैं या कोई चल के आता है घर पे, उसके पसीना बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ही फैन या एसी ऑन करते हैं तो क्या होता है, पसीना सूख जाता है, उसको ठंडा फील होता है। आप एग्जाम्पल अगर देखोगे इवापोरेशन के, तो इवापोरेशन में क्या होगा, आपके पास एग्जाम्पल पे नेल पेंट होगा, एग्जाम्पल देखोगे तो नेल पेंट होगा। नेल पेंट क्या होता है, नेल पेंट किससे बनता है, एसीटोन होता है हमारा। वो सारे एग्जाम्पल आप देखोगे, ये आपको बस इतना ही आपको लिखना है, ऐसे तो बहुत इसमें चीज़ें हैं, बस आप इतना ही लिखें, ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है। तो और दूसरी बात यहाँ पे हमने एक और भी लिखी इवेपोरेशन की, जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा लिक्विड के, वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी सराउंडिंग से। भैया सराउंडिंग से क्या एब्जॉर्ब करेंगे, हीट, अप हीट एनर्जी होगी, तभी वो वेपर्स में बदलेंगे। तो सराउंडिंग से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और रीगेन करते हैं, दोबारा रीगेन करते हैं द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, और जो वो एनर्जी लॉस कर देते हैं उसे इवेपोरेशन कहते हैं। बस। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया, ये लास्ट हेडिंग है आपके एनसीईआरटी की, इसमें दिया है व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर यानी कि समर क्या, समर वो समर नहीं, समर का मतलब हुआ कि समर आपका कॉटन क्लोथ्स, यानी कि आपका समर का मतलब हुआ कि गर्मियों में, गर्मियों में आप कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। आप कहेंगे सर इसलिए पहनते हैं क्योंकि कॉटन क्लोथ्स जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है। कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं बेटा, गुड एब्जॉर्बर होते हैं। क्या एब्जॉर्बर होते हैं, ये गुड एब्जॉर्बर होते हैं हमारे, गुड एब्जॉर्बर होते हैं। गुड एब्जॉर्बर की वजह से क्या करते हैं, ये जितना भी हमारा जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जो पसीना वगैरह होता है उसको सोख लेता है। सर नहीं समझ में आया, तो देखिए हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ इसलिए पहनते हैं क्योंकि समर में, देखिए यहाँ पे लिखा है, ऐसे आप समझ लिया, इसको ऐसे बता रहे हैं, समर में क्या होता है, मोर परस्पायर, ज़्यादा पसीना निकलता है। समर यानी कि गर्मी, उसमें क्या निकलता है, मोर परस्पायर, PERSPIR, पसीना ज़्यादा निकलता है। उससे क्या होता है सर, उससे ये होता है ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ अ पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द इवेपोरेशन ऑफ पार्टिकल्स, जब हमारे पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, किसके सरफेस पे से, सरफेस ऑफ लिक्विड, गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ये सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एक बात ऐसे भी समझिए, जो कॉटन क्लोथ होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ज्यादा पसीना निकलता है समर में, उस वजह से क्या होते हैं, इवेपोरेशन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस, सरफेस पे जितने भी हमारे पार्टिकल होते हैं क्या होता है, हमारी जो हीट एनर्जी होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, किसके इक्वल हो जाती है, लेटेंट, अभी बताया था लेटेंट वाली एनर्जी, लेटेंट हीट की एनर्जी की इक्वल हो जाती है। तभी तो हमारे पास हम कहते हैं कि भैया गर्मियों में ना कॉटन क्लोथ्स पहना करो, उससे क्या होता है, कॉटन क्लोथ्स आपकी जो पसीना होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एक गुड एब्जॉर्बर भी होता है कॉटन क्लोथ्स। बहुत आसान है, इसको आप नोट डाउन कर लिए। और एक आपका दो और चीज़ें भी बची, वो हम आपको बता देते हैं। एक आपका बचा है BEC, जो हमने कहा था आपको लास्ट में हम बताएंगे, ठीक है, 5 स्टेट्स होती हैं, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमें लास्ट है जो हमारा टॉपिक,
हमने कहा था मैटर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है सॉलिड, लिक्विड, गैस और क्या हमने बताया था, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हम पहले प्लाज्मा देखते हैं क्या होता है। तो देखिए प्लाज्मा बनता कैसे, हमने 3 स्टेट पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो प्लाज्मा क्या होता है सर, प्लाज्मा क्या, प्लाज्मा टीवी, हाँ कह सकते हैं वही है। तो प्लाज्मा का पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, प्लाज्मा आया कहाँ से। तो पहले प्लाज्मा देखते हैं। हमने कहा चलिए डेफिनेशन पे अभी ध्यान ना देगा, इस पे ध्यान दें, डायग्राम पे। देखिए हमारे पास क्या होता है, एक सॉलिड है, इसके पास मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास है, इसको हीट करा तो ये क्या बना हमारा, लिक्विड बना, मॉलिक्यूल्स दूर हो गए। हमने और हीट करा, क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स एकदम दूर हो गए, और दूर होने के बाद क्या हुआ, ये गैस बन गया। गैस बनने के बाद अगर हम इसको, गैस को, अब ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड था, हीट करा, लिक्विड बना, लिक्विड था, हीट करा, फिर हीट किया, गैस बना। अब गैस को हमने अगर हीट करेंगे, अब गैस को ज्यादा से ज्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर आप गैस को अब कितना कर सकते हैं, अगर हम करें तो क्या होगा। तो उसके लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा चाहिए, कितना चाहिए सर, 10⁻⁻7 केल्विन चाहिए। सर इतना टेम्परेचर कैसे लाएंगे, सही बात है, अर्थ पे इतना टेम्परेचर लाना नामुमकिन है। तो सर यूनिवर्स पे जाना पड़ेगा, नहीं वहां नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर इतना नहीं ला सकते तो हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से भी टेम्परेचर इसका बना सकते हैं इतना। लेकिन जब हम गैस की जो एक एटम को हमने बाहर निकाला और इसको हम ज्यादा से ज्यादा, ये मान लीजिए एक हमारा ये जो गैस के मॉलिक्यूल है हमने यहाँ दिखाया, इसको हमने निकाला, हम आपको 3D में दिखा रहे हैं, इसको हमने एटम ऑफ गैस को हमने और हीट करा। जब हम ज्यादा हीट करेंगे तो ये एटम और मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस और इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब इसको हम ज्यादा गैस को और हीट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा मूव कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और बचेगा क्या, जैसे ये बाहर निकलेगा, कितने पे बाहर निकलेगा, जब हम 10⁻7 केल्विन के टेम्परेचर पे इसको और ज्यादा हीट करेंगे। जैसे हम इतने टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे, ये वैसे पॉसिबल नहीं है, 10⁻7 केल्विन जो है इतना टेम्परेचर लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से भी इसको इतना टेम्परेचर बना सकते हैं, और हीट के जरिए से भी तो करेंगे। तो लेकिन हम क्या करेंगे, जब इतना टेम्परेचर देंगे, इसके जो मॉलिक्यूल होंगे गैस के, वो क्या होंगे, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है किसका, गैस का, हमने आपको बाहर दिखाया। तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा, मूव आउटवर्ड निकलेगा, तो उसके पास बचेगा क्या, इसके पास बचेगा आयंस और इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यही तो बचेंगे। जब ये आयंस और इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आयनाइज फॉर्म में हो जाएंगे। आयनाइज समझते हैं क्या होता है, यानी कि जब ये इसके पास बचा क्या, आयंस बचे और इलेक्ट्रॉन बचे। हमने इतना ज्यादा टेम्परेचर दिया, इतना ज्यादा 10⁻7 केल्विन, इतना टेम्परेचर देने पे ये हमारा जो था, ये हमारा गैस का जो मॉलिक्यूल था, एटम था, ये था न्यूक्लियस, इसके आसपास होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके आसपास चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर निकल आएगा, और बाहर निकल आने के बाद क्या बचेगा, आयंस और इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और आयंस कौन से हो सकते हैं, वो कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कैटायन या एनायन वो भी हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं। और बचेगा इलेक्ट्रॉन, बचेगा, वो बाहर आ गया। और ये फिर क्या होगा, एनाइज्ड हो जाएगा। एनाइज क्या हो जाएगा, सुपर एक्साइटेड में आ जाएगा, यानी कि पार्टिकल जो होगा जुम 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 वाइब्रेट करने लगेगा, आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज हो जाने के बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अगर हम देखेंगे यहाँ पे जैसे कि आयनाइज होगा, तब हमने क्या कहा यहाँ पे कि अब आप देखेंगे, अगर हम आप इससे पूछेंगे कि इसमें से बताइए इन सब में से ज्यादा मॉलिक्यूल की जो आपस में बंधे हैं, सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसकी है, जो मॉलिक्यूल आपस में बंधे हैं, तो आप कहेंगे सॉलिड। आप क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे, यही तो कहेंगे, मेजोरिटी ज्यादा ही कहेंगे। जब यहाँ पे हमने देखा कि ये सॉलिड आप कहेंगे, उसके बाद आप क्या कहेंगे, हम कहेंगे सॉलिड है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमने कहा इस चीज को, हमने गैस के मॉलिक्यूल को हीट करा 10⁻7 केल्विन पे, और इसका इलेक्ट्रॉन बाहर कूद के आया, जैसे ही कूद के आएगा इसके अंदर क्या बचेगा, आयंस और इलेक्ट्रॉन। जो आयंस और इलेक्ट्रॉन बना है वो आयनाइज फॉर्म में होगा, इतना समझ में आया था। तो यहाँ पे जो हमारे पास बना फोर्थ स्टेट, कैटाइंस थे, कैटाइन यानी कि आयंस के अंदर आते हैं, कैटाइन भी आते हैं और एनाइंस भी आते हैं, और क्या बचे थे, इलेक्ट्रॉन। तो जो फोर्थ स्टेट हमारी बन रही थी उसको हमने बोला प्लाज्मा बोला, उसको क्या बोला,
प्लाज्मा बोला। वो सब अगर नहीं आता तो फिर से सुनिए। सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था, क्या बना, फिर गैस के मॉलिक्यूल को हमने निकाला, इसको गैस को हमने और हीट करा, निकालने का मतलब हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी गैस को मॉलिक्यूल को और हीट करा कितने पे, 10⁷ केल्विन पे। ज़्यादा हीट करेंगे, ज़्यादा हीट करते 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 क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर कूद आएगा, जैसे ही बाहर कूद आएगा, बाहर आ जाएगा इतने टेम्परेचर पे, तो बचेगा क्या हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस और इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और ये आयनाइज्ड फॉर्म में होंगे, सुपर एक्साइटेड फॉर्म में होंगे। फिर जो हमारे बच्चे आयंस, आयंस कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो कैटायंस हो, चाहे वो हमारे एनायंस हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो कैटायंस और एनायंस होंगे और प्लस इलेक्ट्रॉन होंगे, जो मिक्सचर होगा हमारा कैटायंस, एनायंस और इलेक्ट्रॉन का, वो फोर्थ स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन भी ये लिखी है, द मिक्सचर ऑफ कैटायन एनायन। अब आप सिर्फ आयंस भी बोल सकते हो, उसके अंदर कैटायन एनायन आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा को ज्यादा गर्म करेंगे, ज्यादा हीट करेंगे, तब जाके प्लाज्मा बनता है। जब गैसेस की स्टेट बन जाती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जब गैसेस की स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा हीट करेंगे, तब हमें जो मिक्सचर मिलता है इलेक्ट्रॉन और आयंस का, चाहे वो कैटायंस हो एनायंस हो, तो उसको कहते हैं प्लाज्मा। अब हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये बताइए सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन कौन कौन से पास है, तो आप कहेंगे सॉलिड के, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें लग रहा था कि मेजोरिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड की है, लिक्विड की है, गैस की, किसकी है, तो आप कहेंगे सर सॉलिड की है, लेकिन ज़्यादा मेजोरिटी आप देखेंगी प्लाज्मा की है। सर कैसे, क्योंकि साइंटिस्ट ने बताया है। अगर हम आपसे कहें कि ये बताइए हमारा जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बनी हैं मैटर से बनी है, कि यही चीज़ अगर हम आपसे यूनिवर्स में जाके पूछे, कि यही चीज़ हम आपसे जाके यूनिवर्स में जाके पूछे, ऊपर जाके कि अब बताइए हमारा जो मैटर है, जो हमारी चीज़ें वो किससे बनी है, आप कहेंगे मैटर से। नहीं, साइंटिस्ट ने 99.9% बताया है कि सारी की सारी जो चीज़ें बनी है वो प्लाज्मा से बनी। आप अपने घर में देखते हैं फ्लोरेसेंट बल्ब, प्लाज्मा टीवी, तभी तो नाम पड़ा प्लाज्मा टीवी, फ्लोरेसेंट बल्ब हुआ हमारा, नियॉन लाइट्स हुई हमारी, इनमें हाई टेम्परेचर्स में क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसमें क्या होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमने कहा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा मैटर है बना है, वो 99.9% साइंटिस्ट ने बताया कि सारी चीज़ बनी है हमारी जो मैटर है। अब तक के हम लोगों ने कहा था वो सारी चीज़ें मैटर है, एग्जैक्टली सही है, लेकिन ये हमारा फिनोमेना यूनिवर्स में, ठीक है, यूनिवर्स में भी और यहाँ भी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना है, 99.9% साइंटिस्ट ने बताया है कि हर चीज़ हमारी प्लाज्मा से बनी। प्लाज्मा टीवी, नियॉन लाइट्स, बल्ब, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किससे बनी, प्लाज्मा से। तो ऐसा समझ लिए गैस को ज़्यादा टेम्परेचर पे हीटअप करने लगे, तो उसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन साइंस बचे, उसके मिक्सचर को प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा किस में लेते हैं, प्लाज्मा को ज़्यादा गर्म करेंगे, ज़्यादा हीटअप करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, वो इलेक्ट्रॉन कैटायन एनायन बनेंगे, उसका मिक्सचर बनेगा, और उसी मिक्सचर को प्लाज्मा कहते हैं। इसी का उल्टा क्या होता है, ज़्यादा ठंडा कर देंगे अगर इसी को, तो उसको बनता है हमारा BEC बनता है। BEC क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। देखिए सत्येंद्रनाथ बोस से, सत्येंद्रनाथ बोस कौन थे, हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा था, इसके ऊपर वर्क किया था, फिर उन्होंने अपनी थ्योरी शेयर की थी किसके साथ, आइंस्टाइन के साथ। आइंस्टाइन ने भी इसके ऊपर वर्क किया था, वो दोनों ही वर्क कर रहे थे। फिर उसने क्या करा, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो बोस इनका हमारा सरनेम लिया गया, और आइंस्टाइन भी इनके साथ शेयर कर रहे थे अपनी थ्योरी, तो इन्हें भी अपना दिया। लेकिन जो हम देखेंगे एग्जैक्टली 3 साइंटिस्ट ने, जो BEC आया है हमारा, वो 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको डिस्कवर किया। अगर एक्चुअल में देखेंगे, क्योंकि वो जो थ्योरी थी वो 1920 में थी, 1995 में उसके आने वाले 1920 के बाद, 1920 के बाद जो हमारा BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए। वो आप देखिएगा आपकी बुक में क्रुकुल करके, मैक्स कुछ करके नाम है उसका, आप देखिएगा उन 3 साइंटिस्ट ने BEC को क्या करा, साथ में उसको उनको इन्वेंट किया, अपनी लैब में बनाया। बनाने के बाद उनको 2000 आई थिंक 2005 के आसपास उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। 2005 के आसपास उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और उन्होंने क्या करा था, वो BEC को पूरा उन्होंने तैयार कर लिया था। वो हमारी मैटर की 5th स्टेट है, मैटर की 5th स्टेट है। तो चलिए, ये आपका लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।